नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, यूपी लाइव का। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गाजीपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता हुई है। गाजीपुर में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा गया है, इसी के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी लोगों को मिल पा रहा है। गाजीपुर को नई पहचान मिल रही है। ये तमाम बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए हैं, करते हुए नजर आए हैं। गाजीपुर का उनका यह दौरा है, यहां पर तमाम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, किस तरीके से गाजीपुर का विकास किया जा रहा है, इसको लेकर के उनकी ओर से जायजा लिया गया है। इसी के साथ उनकी ओर से यह कहा गया है कि गाजीपुर को नई पहचान मिल रही है और इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है। रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। अभी हमने यहां पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहां पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के हैं। तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं। उन पर तो गाजीपुर के विकास को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम बातें सामने रखी गई है। लगातार गाजीपुर का विकास सरकार जिस तरीके से कर रही है, उन तमाम प्लान्स का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए हैं। अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक एक ऐतिहासिक रूप से यहां पर आयोजित की जा रही है और एक इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। काशी भगवा रंग से सजी हुई नजर आ रही है और सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर आए अमित शाह का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। बैठक में सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन किए गए हैं। इसी के साथ इस बैठक के दौरान क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से इस बैठक का आयोजन हो रहा है और काशी किस तरीके से सजी हुई नजर आ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। यह पहली बार है जब गैर राजधानी शहर वाराणसी में इस परिषद की बैठक हो रही है। सोमवार शाम अमित शाह के आगमन पर सीएम योगी ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। दोनों ने बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। बैठक में सीमा सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यौन अपराध की त्वरित जांच, ग्रामीण बैंकिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य,
बिजली और शहर नियोजन जैसी मुद्दों पर चर्चा की गई है। चारों राज्यों के मुख्य सचिव, दो वरिष्ठ मंत्री, केंद्र राज्य के 120 से अधिक अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन अंतर्राज्यीय परिषद, सचिवालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रहा है। वाराणसी को भगवा झंडों और फूलों से सजाया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 11 स्थानों पर अतिथियों का स्वागत किया है। बैठक के बाद सभी गंगा क्रूज पर नमो घाट से 80 घाट तक सैर करेंगे और दशमेघ घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। ये उत्तर प्रदेश धार्मिक जो टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर राम, कृष्ण और सभी हैं, तो इसलिए बहुत श्रद्धालु जो आप देखिए बाबा विश्वनाथ में जो साल भर में जितने श्रद्धालु आते थे उससे ज्यादा एक महीने में आ रहे हैं। तो उनको किस तरह से और आगे डेवलप किए इसके बारे में वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक काशी की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को वैश्विक मंच पर ली जाती है। अमित शाह और 4 मुख्यमंत्रियों की ये सभा क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा और सहयोग को नई दिशा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो वाराणसी में विकास को लेकर के 4 राज्यों के विकास को लेकर के यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक रखी गई है और किस तरीके से समन्वय बनाकर इन चारों राज्यों का विकास किया जाए, इसको लेकर के इस बैठक के दौरान चर्चाएं चल रही है। अब आपको 25 जून 1975 को लिए चल रहे हैं। इस तारीख का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इस दिन आपातकाल देश में लगा था और इसी को लेकर के देश भर में आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी ने इस बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। हर साल आपातकाल दिवस के रूप में आयोजित होने वाले इस दिन को इस बार विशेष महत्व दिया जा रहा है। देश भर में जिला स्तर पर बीजेपी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 1975 के आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर हुए हमलों को याद किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से इसे मनाया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। 25 जून साल 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इस दौरान लाखों लोग बिना कारण जेल में डाले गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया। बीजेपी ने इस साल इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है, ताकि उस दौर की तानाशाही और लोकतंत्र के दमन को याद किया जाए। 1975 में देश में इमरजेंसी लागू की थी, आपातकाल लागू किया गया था। पूरी दुनिया कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देखती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की संविधान हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है। और कल 25 जून है, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस की ये जो संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे और कांग्रेस हमेशा संविधान के खिलाफ काम करती रही। देखिए, इस देश में आपातकाल का लगाया जाना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की अवमानना करना, न्यायपालिका के अधिकारों को अपनी जेब में रखना एक ऐसा अत्याचार का प्रारंभ था जिसके कारण से पूरे देश में एक आतंक का माहौल, निर्दोष लोगों को जेल भेजना, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रताड़ना करना, जबरदस्ती नसबंदियां कराना और कई ऐसे अध्यादेश भी उस बीच लाने का काम किया गया जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन पूरा देश आंदोलित हुआ और आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और आपातकाल से देश को मुक्ति मिली। और यह वैसा ही आपातकाल था जैसे अंग्रेजों का शासन था, वैसे कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में शासन करने का एक असफल प्रयास किया। लेकिन देशवासियों का, जो लोकतंत्र के प्रेमी थे, उन सबका संघर्ष सफल हुआ, तमाम यातनाएं सह करके भी सफल हुआ। और उसी के 50 वर्ष पूरे होने पर देश को यह स्मरण कराना जरूरी है कि जो फर्जी संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, संविधान की किताब दिखा करके वोट मांगते हैं, वो कितने बड़े संविधान के द्रोही हैं, यह संदेश जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बीजेपी ने देश भर के प्रत्येक जिलों में 25 जून को विशेष आयोजन करने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनियां, सेमिनार, रैलियां शामिल होंगी, जिनमें आपातकाल के दौरान जेल गए नेताओं,
कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के संघर्ष को याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में सभी जिलों में कार्यकर्ता संविधान हत्या दिवस पर जन जागरण अभियान चलाएंगे। लोकतंत्र के लिए इतना काला दिवस कभी नहीं आया जिस प्रकार से 25 जून 1975 को आया था। 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी का हाई कोर्ट से इलेक्शन पिटीशन में उनका इलेक्शन रद्द हुआ और 6 साल के लिए उनको डिबार किया गया। पूरे देश में एक तरीके से हलचल मच गई और तमाम तरीके से लोकतंत्र की हत्या की साजिश होने लगी और उसकी परिणति 25 जून 1975 को इस देश को देखने को मिली, जिस दिन भारत में इमरजेंसी उन कारणों से नहीं लगी जो कारण संविधान में दिए थे। इमरजेंसी किसी व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए लगी, किसी पार्टी का अपना अहम बचाने के लिए लगी और प्रधानमंत्री पद बरकरार रहे, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। और उसका परिणाम क्या हुआ, इमरजेंसी का प्रभाव क्या हुआ? इमरजेंसी का प्रभाव ये था कि प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लग गई और सारे कानून कायदे सब एक ताक पे कर दिए गए और जो राजनीतिक रूप से किसी न किसी रूप में अपनी अपनी पार्टी का संचालन करते थे राजनीतिक दलों का, उन लोगों के जेल में ठूंस दिया गया। लाखों लोगों को जेल में ठूंसा गया और जितने भी कानून थे उनको एक तरफ दरकिनार कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा काला दिन कभी ना आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि कल 25 जून को 50 साल पूरे हो रहे हैं कि ऐसा काला दिवस फिर कोई लाने की हिम्मत न करे। जिस परिस्थिति में लाया गया उस परिस्थिति में कोई भी इस बात का साहस न करे, इसलिए हम मनाने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इमरजेंसी लगा के की गई थी, सभी नेताओं को जेल में डाला गया और अपने मनमानी करने के लिए, तो उस बात को जनता के बीच में जाना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, लोगों को जानकारी उसकी हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेके जा रही जनता के बीच में, वो अच्छी बात। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का बीजेपी का फैसला आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का संदेश देता है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम जन जागृति के साथ साथ राजनीतिक बहस को भी तेज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपातकाल को लेकर के बीजेपी की ओर से लगातार इसको काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा और बीजेपी हर राज्य हर जिले में इसको प्रदर्शित करती हुई नजर आएगी। उस दौर की जो भी सरकार की ओर से तमाम चीजें की गई थी उनको जनता के सामने रखती हुई नजर आएंगी। अगले मुद्दे पर आते हैं। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता का जश्न अब क्रिकेट के मैदान पर होने वाला है। 29 जून 2025 को कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय सेना और सांसद के बीच में एक विशेष प्रदर्शन क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। यह मैच न केवल खेल का उत्साह होगा बल्कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सेना के साहस को सम्मान देने का एक अनोखा प्रयास भी है। इस दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना की टीम सांसद एकादश की टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था, को देश भर में सराहा गया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर कप का आयोजन 29 तारीख को कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मैच का उद्देश्य सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित है कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया और उनके घर में घुसकर उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया और इसकी धमक पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दी। पूरी दुनिया ने हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा माना। हम लोगों ने इसीलिए तय किया कि कानपुर के ऐतिहासिक इस ग्राउंड में सेना के शौर्य और उनके पराक्रमों को समर्पित एक मैच कराएंगे और वो मैच 29 तारीख को हो रहा है, जिसमें
सांसद एकादश की टीम और सेना एकादश की टीम मैच का हिस्सा होगी। सेना एकादश की तरफ से सेना के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मैच खेलेंगे और सांसद एकादश की तरफ से हमारे माननीय सांसदगण जो पूरे देश से आ रहे हैं और साथ में हमारे माननीय विधायकगण इस मैच का हिस्सा होंगे। बहुत एक रोमांचकारी और बहुत अच्छा मैच होगा जिसको पूरा देश देखेगा और इस तरीके का मैच पूरे देश में पहली बार हो रहा है जिसमें हम लोग सेना के शौर्य को, उसके पराक्रम को सलामी दे रहे हैं। और इस मैच में हम लोग जिन हमारे वरिष्ठ सेना के अधिकारी हों, हमारे जो फौजी जिन्होंने पिछले युद्धों में भाग लिया और अपने पराक्रम का परिचय दिया, उनको और या उनके आश्रितों को हम लोग यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। वो भी एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क में 29 जून को होने वाले सेना बनाम मध्य प्रदेश क्रिकेट मैच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव है। यह आयोजन न केवल भारतीय सेना के साहस को सम्मानित करेगा बल्कि क्रिकेट के जरिए देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब आपको एक ऐसी तस्वीर की ओर लिए चलते हैं जिसने देश भर का मन मोह लिया है। मुरादाबाद की नन्ही वाची की मासूम गुहार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल जीत लिया है। सोमवार को लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में वाची ने स्कूल में दाखिले की फरियाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी और महज 3 घंटों में उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मुरादाबाद के प्रतिष्ठित CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में वाची का नर्सरी में दाखिला कराया गया है, जिससे उसके परिवार की 3 महीनों की परेशानी भी खत्म हुई है। यह कहानी सीएम योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की मिसाल बन गई है। किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यह फैसला किया गया और वाची की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ किस तरीके की वार्ता रही, इस वीडियो में देखिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुरादाबाद की 5 वर्षीय बच्ची वाची अपने पिता अमित कुमार, मां प्राची और छोटी बहन आची के साथ सीएम आवास पहुंची थी। वाची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में नर्सरी दाखिल की गुहार लगाई, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उसे आवंटित हुआ था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कागजात लेकर उसे वापस भेज दिया था। सीएम योगी ने तुरंत प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को निर्देश दिए हैं कि बच्चे का दाखिला हर हाल में होना चाहिए, जिसके बाद वाची का दाखिला मुरादाबाद के CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया, जिसकी वार्षिक फीस 2 लाख रुपए है। इस मासूम मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वाची ने कहा, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरा एडमिशन करा दीजिए। देखिए, वो बच्चे का एडमिशन जिस स्कूल में उनको चाहिए था, जिस स्कूल में एडमिशन के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, उसमें उनका एडमिशन करा दिया गया है और उसके अब आगे आने वाले सत्र में वो बच्ची स्कूल में पढ़ेगी। उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें थोड़ी भिन्नता होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ स्कूल वालों की तरफ से। स्कूल वालों ने ये चीज हमें लिख के अवगत कराया। जैसे ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल इस पूरे जो उनका एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करते हुए उनका एडमिशन स्कूल में करवा दिया है। वाची नाम है उनका, संभवतः नर्सरी में उनका एडमिशन हुआ है। देखिए, एक बच्ची मुरादाबाद की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ के एक स्कूल में कराने का आग्रह किया था और जैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले, हमने उसके जो फॉर्म उन्होंने जो यहाँ पे दिया था RT के तहत, उसको हमने स्कूल वालों से बात करके उसका तत्काल उसमें एडमिशन हम लोगों ने करवा दिया। जहां तक एडमिशन में विलंब की बात है, तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उनके द्वारा जिस वार्ड में अप्लाई किया गया है और जो एक प्रमाण पत्र उसके साथ दिया गया है, दोनों में थोड़ी भिन्नता थी, इसलिए उसकी वो प्रकरण जांच में था। ऐसे जितने भी प्रकरण है हम लोग सब में जांच करवा रहे, विभिन्न स्तरों पे हमारी टीमें बनी हुई है। चूंकि अभी स्कूल बंद है, हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जितने भी हमारे जो एलिजिबल बच्चे हैं RT के अंतर्गत, उनका एडमिशन हम स्कूल खुलने के पहले करा देंगे। ये मासूम मुलाकात और त्वरित दाखिला योगी सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाओं की जमीनी हकीकत को दर्शाता है। अमित और प्राची ने सीएम का आभार जताते हुए कहा है कि उनके पास शब्द नहीं है।
सीएम ने साबित कर दिया है कि वे पूरे यूपी के अभिभावक हैं। लोगों और सोशल मीडिया पर सीएम की इस संवेदनशीलता की खूब तारीफ हो रही है। कुछ लोग इसे मुरादाबाद में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं। वाची का स्कूल दाखिला न केवल एक बच्ची की ख्वाहिश पूरा होने की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि योगी सरकार शिक्षा और आम लोगों की समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं की गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर कथित भूमाफिया शारदा शंकर रस्तोगी और उनके 100 से ज्यादा गुंडों ने एक गरीब किसान और उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वायरल वीडियो में महिला, बच्चे और एक विकलांग व्यक्ति को भी बेरहमी से पीटा जा रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पीड़ित किसान ने पुलिस पर भी संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। इस दौरान क्या कुछ चीजें, क्या कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सैदपुर जागीर गांव में भूमाफिया शारदा शंकर रस्तोगी ने अपने 100 से अधिक गुंडों के साथ किसान, बाराती और उनके परिवार पर हमला किया। वायरल वीडियो में शारदा को ट्रैक्टर के पास खड़ा देखा गया, जहां उन्होंने किसान की जमीन पर जबरन कब्जा किया। पीड़ित का आरोप है कि शारदा ने लाठी डंडों से हमला कर उनके परिवार की महिलाओं, बच्चों और एक विकलांग व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए। जबकि जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन शारदा ने कूट रचित तरीके से फर्जी बैनामा तैयार कर कब्जा किया। पीड़ित ने जानकीपुरम थाने में तहरीर दी है, लेकिन इस घटना के बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाराती ने पुलिस पर शारदा को संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि पुलिस मौके पर खड़ी होकर कब्जा करवाती रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि शारदा शंकर रस्तोगी पहले भी कई जमीनों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर चुका है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी उसके रसूख के चलते वो बार बार बच निकलता है। वायरल वीडियो ने गांव में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहा है। शारदा शंकर रस्तोगी ने पहले भी ट्रस्ट की जमीनों पर फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा किया है। पीड़ित परिवार ने थाने से लेकर बड़े अधिकारियों तक गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव वालों में इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। ये मामला लखनऊ में भूमाफियाओं के बढ़ते दुस्साहस को बताता है। हाल ही के महीनों में सरोजनी नगर और गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले सामने आए, जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। लेकिन सैदपुर जागीर में पुलिस की चुप्पी और कथित संरक्षण ने स्थानीय लोगों का भरोसा तोड़ा। पीड़ित बाराती ने कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है ताकि न्याय मिल सके। लखनऊ में शारदा शंकर रस्तोगी की कथित गुंडागर्दी और पुलिस की निष्क्रियता ने सवाल खड़े किए हैं। पीड़ित परिवार की न्याय की गुहार और वायरल वीडियो ने इस मामले को सुर्खियों में ला दिया। क्या शारदा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या उसका रसूख फिर हावी रहेगा, ये समय बताएगा। लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। हरियाणा के अंदर बड़ी